रावी की आंखों के सामने एक बूढ़ा और कमज़ोर सा आदमी था जो कचरा कुंडी के पास अजीब तरह से हंसते हुए नाच रहा था। लोगों की भीड़ उसे घेरे हुए खड़ी थी। अपने सामने का नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए तो रावी सुन्न होकर वहीं खड़ी रही, फिर चेहरा कड़ा करके उस भीड़ के बीच घुसने की कोशिश करने लगी। मुझे रास्ता दीजिए भैया, रास्ता दो, हटो। वो अपने सामने आते लोगों को बोलते हुए उनको रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ रही थी। पापा जी! रावी वहाँ खड़ी तमाशा देखती हुई भीड़ को मुश्किल से चीरती हुई उस आदमी के पास पहुंची जो उसके पिता थे। उनका हाथ पकड़कर वो वहाँ से ले जाने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना होते हुए वहीं खड़े रहे। भीड़ में खड़े लोगों में से एक आदमी की आवाज़ रावी के कानों तक पहुंची। इस पागल का, अरे मेरा मतलब है अंकल जी का ध्यान रखा करो तुम लोग। रावी, खुला ना छोड़ा करो। किसी दिन बड़ी सड़क की तरफ निकल गए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएंगे। रावी ने कोई जवाब ना दिया, बस कड़ी नज़रों से उस आदमी को घूरा। रावी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलती देख वो आदमी मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला गया। अब भीड़ भी थोड़ी तितर बितर हो रही थी, लेकिन कुछ अभी भी खड़े थे जैसे पूरा तमाशा देख कर ही जाएंगे। लेकिन रावी का सारा ध्यान अपने पिता पर ही था। पापा जी चलो, वो थोड़ा ज़ोर से बोली और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन उसके पिता ने उससे हाथ छुड़ा लिया। अबे हट, हर वक्त मेरे सर पर चढ़ी रहती है पागल औरत, उसके पिता उसे धक्का देते हुए बोले। लेकिन रावी ने उनको अपने से दूर नहीं जाने दिया। उसने फिर से उनकी बाजू पर पकड़ जमाई। वो ज़बरदस्ती उनको लेकर एक अंधेरी गली की तरफ बढ़ गई। बचाओ बचाओ, ये औरत मुझे लेकर जा रही है, उसके पिता चिल्लाते हुए उसके साथ जा रहे थे। उस तंग मोहल्ले में सब घरों के बाहर अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। रावी के आंसू बहने लगे। ऐसा तो कितनी बार उसके साथ हो चुका था, लेकिन हर बार क्यों उसे रोना आ जाता था। शायद इसलिए क्योंकि उसे लोगों का अपनी तरफ तिरस्कार और बेचारगी के भाव लिए देखना चुभता था। उसे ये एहसास करवाता था कि वो चाहे जितना भी पूरा दिन मेहनत करे, मरे खपे, अपनी सारी ताकत लगा ले, लेकिन अपनी बिखरी हुई जिंदगी के हिस्सों को समेट नहीं सकती। मानो एक नियमबद्ध तरीके से एक ही दिन बार बार जीने का श्राप लेकर पैदा हुई थी। उसके पिता अभी भी चिल्ला रहे थे। आखिरकार हार कर वो रुक गई और पीछे मुड़कर अपने पिता को देखकर बोली, पापा जी आज सर में बहुत दर्द है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, नौकरी भी चली गई मेरी, कल मुझे नई नौकरी ढूंढने जाना है। प्लीज़ मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाइए, शांत हो जाइए। उसका लहजा ऐसा था मानो भीख मांग रही हो। ना जाने क्यों, लेकिन उसके पिता चिल्लाना छोड़कर उसके पीछे पीछे चल पड़े। हे भोलेनाथ, रावी जैसी किस्मत किसी को न मिले। मोहल्ले की गली में अपनी खिड़की से झांकती एक महिला बिल्कुल अपने सामने वाली खिड़की पर खड़ी दूसरी महिला से बोली। वो दोनों रावी को अपने पिता के साथ जद्दोजहद करते देख रही थीं। दूसरी औरत बोली, ये सही कहा बहन तुमने, इन सब के पीछे तो बेचारी लड़की की ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। बेशक सौतेले ही सही, लेकिन जवान भाई बहन हैं, लेकिन सब इसे ही नोचते हैं और खुद मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। अब पूरा दिन बेचारी बाहर रहती है, कम से कम घर की परेशानियों से तो कुछ आराम हो, लेकिन नहीं, बाप तो उनका भी है, लेकिन बस रावी ही खपेगी जहाँ खपेगी। अरे दुष्ट लोग हैं भाभी, वो अपने पीछे मोहल्ले वाली शर्मा आंटी है ना, वो रिश्ता लेकर गई थी रावी के लिए अपने किसी रिश्तेदार के लड़के का। गोवा के किसी रिजॉर्ट में काम करता है, अच्छा कमाता है, लेकिन इसकी सौतेली माँ लीला ने तो साफ मना कर दिया। रावी की 10 गलतियाँ खुद गिनवा दी, सो अलग। सोचो भला, हमें नहीं पता कि वो कैसी लड़की है। उसकी नैना की तरह आवारागर्दियाँ नहीं करती, जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते आती है। नैना का बोल रही थी कि उससे करवा लो, शर्मा आंटी उल्टे पैर वापस आ गई। हाँ, ये मैंने भी सुना है। कोई भी इक्का दुक्का जो रिश्ता आता है, ये उसकी माँ रावी की गलतियाँ निकालने बैठ जाती है। एक को तो बोल दिया था कि। वो औरत कुछ देर रुकी और अपनी आवाज़ बहुत धीमी करके बोली कि रावी धंधा करती है। बोलकर वो औरत बहुत खुशी से सामने वाली औरत के चेहरे पर आते हुए हैरानी के भाव देख रही थी। झूठ है, मैं नहीं मानती। ऐसा होता तो ठाठ होते रावी के। ऐसी औरतें बहुत पैसे कमाती हैं, शक्ल सूरत से भी तो ठीक ठाक है वो। ये लीला बहुत घटिया औरत है। मोहल्ले में तो आए दिन किसी ना किसी से इसका झगड़ा होता ही रहता है।
रावी यहीं इसकी सेवा में सारी उम्र पड़ी रहे, इसलिए ये हरकतें करती है। अब क्या करें, घर के मर्द बेकार हों तो घर चलाने के लिए औरत को ही तो बाहर निकलना पड़ता है। अब बाहर निकलेगी तो 10 तरह के लोग और 100 तरह की बातें। खैर जाने दो, हमें क्या। हाँ सही बात है, दूसरों के घरों से हमें क्या लेना देना। दोनों की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वहीं घर में रावी ने अपने पिता को बिस्तर पर लेटाकर उन पर एक चादर उड़ा दी। उसने दवाई दे दी थी और वो अब सो रहे थे। वो नम आंखों से उनके बिस्तर पर बैठी उन्हें देख रही थी। बस वही एक इंसान था उसके जीवन में जिसके लिए वो इतनी मेहनत करती थी, उसके पिता, जिनसे जुड़ी अच्छी और खूबसूरत यादें उसके दिमाग में ज़्यादा ताज़ी नहीं थी, लेकिन बस अपने अपनों के नाम पर उसके पास यही एक इंसान बचा था। अचानक रावी की सौतेली माँ की आवाज़ बाहर से आई। हो गई बाप की सेवा, तो ये भी बता दो कि आज जो तनख्वाह मिलनी थी उसका क्या हुआ? आपको यहाँ तनख्वाह की पड़ी है? पापा जी अगर सड़क की तरफ निकल जाते और गाड़ी के नीचे आ जाते तो? हमेशा की तरह मैं अकेली ही गई उन्हें ढूंढने। रावी कमरे से बाहर आते ही बोली, ऐसे कैसे गाड़ी के नीचे आ जाते बेटा? उसकी माँ लीला का स्वर थोड़ा धीमा हो चुका था। हम तो इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आइंदा से ध्यान रखेंगे ना। अच्छा ये बताओ, पैसे मिले आज? नौकरी चली गई, रावी ने थोड़ा शांत होते हुए बोला। क्या? ऐसे कैसे चली गई? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। अंकल जी को कोई दिल की तकलीफ है, इसीलिए वो ढाबा बेच रहे थे, तो 1 महीने का एडवांस देकर उन्होंने मुझे कल से आने के लिए मना कर दिया। बोलते हुए रावी की आवाज़ में हताशा थी। ऐसे कैसे मना कर दिया? इतनी मुश्किलों से तो मिली थी ये नौकरी। ये तुम एक जगह टिक कर नौकरी क्यों नहीं कर पाती? 1-2 साल के बाद सब निकाल देते हैं। हाय, कीड़े पड़े उस बूढ़े को। इतना काम करती थी तो उसके ढाबे का। उसकी माँ आवाज़ ऊंचा करती हुई बोली। रावी को उनकी कर्कश आवाज़ अपने दुखते सर पर हथौड़े की तरह बजती महसूस हो रही थी। ऐसा मत बोलिए, उनका बुरा वक्त चल रहा है। वो ढाबे पर आदमी ही रखते हैं, लेकिन मुझे तरस खाकर रख लिया था क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हाँ लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। अरे चिंता किस बात की, हमारी रावी है ना, ढूंढ ही लोगी तुम नई नौकरी, मुझे यकीन है तुम पर। उसकी माँ अचानक अपना सुर बदलती हुई बोली। रावी ने नकली मुस्कुराहट लिए एक लंबी सांस छोड़ी। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मुझे खाना। वो अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लीला सामने हाथ फैलाई उसकी बात काटते हुए बोली, खाना बाद में, पहले अपनी तनख्वाह दे दे बेटा। घर का राशन पानी सब खत्म हुआ पड़ा है, पिछला उधार भी देना है। 16,000 मिले ना, 2 महीनों के मिले हैं ना, ला शाबाश दे दे। रावी कमरे में गई और जल्दी ही बाहर आ गई। आते ही उसने अपने हाथ में लिए पैसे अपनी सौतेली माँ के हाथों में दे दिए और बिना कुछ बोले रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ देखा तो खाने को कुछ नहीं था। वहाँ बर्तनों को टटोलते हुए रसोई से ही उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, आपने खाना नहीं बनाया मेरे लिए? आपको पता तो है मैं इस वक्त घर आ जाती हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, बस चाय ही मिली सुबह भी। तो एहसान करती हो हम पर महारानी। लीला ने मुंह में ही बड़बड़ किया, जो रावी को तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके हिलते होठों की भाषा उसे अच्छे से समझ आती थी। फिर लीला ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, वो बिट्टू आया था ना, उसने खा लिया होगा, मैंने तेरे लिए ही रखा था। चल तू रोटी बना ले जल्दी जल्दी और खा ले, सुबह से नहीं खाए ना तूने कुछ। वो पूरी तन्मयता से पैसे गिन रही थी। पूरे 16,000 देखकर उसकी आंखों में अलग ही सुकून था। रावी अपने लिए खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद रसोई घर में बर्तन बजाती हुई बोली, इसमें से 6,000 रख दीजिएगा पापा जी की दवाओं के लिए, बाकी खर्चे का बिल मुझे दिखा दीजिएगा। बिट्टू को एक पैसा नहीं मिलना चाहिए इससे, वो सब अपने नशे में उड़ा देगा। उसे भी समझाइए और नैना को भी कि पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। आवारागर्दी से कुछ नहीं मिलेगा, 2 जन और नौकरी कर लेंगे तो मेरे धक्के भी कम हो जाएंगे। उसने बोला ही था कि तभी एक 19-20 साल का लड़का घर का गेट खोलते ही जोर से चिल्लाने लगा, अरे बहुत एहसान करती हो ना हम पर ये कुछ हजार कमाकर। तभी लीला अचानक बरामदे में आकर बोली, बिट्टू चुप कर। रावी चुपचाप रसोई में खड़ी थी और खिड़की से बिट्टू को देख रही थी, लेकिन बिट्टू कहाँ सुनने वाला था। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों चुप करूँ? हाँ मैं क्यों चुप करूँ? अरे हाँ, आज तो 10 तारीख है ना, जब भी पैसे घर देने की बारी आती है तो इस रावी का यही तमाशा शुरू हो जाता है।
हर बार ताने कसती है, हर बार जताती है। खुद तो कॉलेज बीच में छोड़ दिया, हमें पढ़ाई सिखाएगी। वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोल रहा था, जो उसे इशारे से चुप रहने को बोल रही थी। आप इशारे क्या कर रही हैं? आप कर सकती हैं इसके सामने नाटक, मैं नहीं कर सकता। पढ़े रहने देती ना इसको गुरदासपुर, क्यों लाई आप इसे यहाँ मुंबई? जब देखो भाषण के साथ हमारे सर पर सवार रहती है। रावी शांति से रसोई से बाहर आई और बिट्टू के सामने आकर खड़ी होकर बोली, तुम्हारे भले के लिए ही बोलती हूँ मैं जो भी बोलती हूँ। सारी उम्र बिठाकर मैं ही खिलाऊंगी क्या? पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों का पेट पालने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी गला रही हूँ। पता है कितनी बेइज्जती महसूस होती है जब बिना कोई डिग्री नौकरी मांगने पर दरवाजे मुंह पर बंद होते हैं, जब लार टपकाते हुए इंसान की शक्ल में भेड़िए मिलते हैं, जब भीड़ से भरी बसों में लोग बहाने लेकर आपके ऊपर गिरते पड़ते रहते हैं ताकि किसी तरह आपको छू सके। बिट्टू फुफकारता हुआ कुछ बोलने ही वाला था कि रावी ने उसको अपना हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। बस, बहुत हो गया। 19 साल की थी जब कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पहली बार घर के बाहर घर का मर्द बनकर कमाने के लिए निकली थी, क्योंकि बाप दिमागी मरीज था और मेरे भाई बहन छोटे। दुनिया की समझ मुझे तुमसे ज़्यादा है। अगर इतने ही बड़े हो कि बड़ी बहन से तू तड़ाक करते फिरते हो और उसकी सीख भाषण लगती है, तो जाओ खुद कमाओ और अपने कॉलेज की फीस भरो। मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बोलकर रावी ने मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू का झरना बहने लगा। वो अपने कमरे के अंदर चली गई थी और लीला ने अपना सर पकड़ लिया था।